So, welcome everyone to this cute revision session of इंडेस 8, जिधर अपन इंडेस 8 के सारे कंसेप्ट और जो भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको करेंगे मीठा मीठा रिवाइज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो. सबसे पहले इंडेस 8 नाम क्या था? अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स. पूरे इंडेक्स को 3 पार्ट में बांट देना. पहला पार्ट है अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अपन ने चार्ट के अंदर भी किया था कि अपन ने पूरे स्टैंडर्ड को बांट दिया 3 पार्ट के अंदर. ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी में अपने को ये सारी चीजें पढ़नी है. सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन. अब वो डेफिनेशन क्या बोलता है? अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? वो बोलता है दीज आर प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस विच आर अप्लाइड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये चीज बेटर समझने के लिए आप देखो अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जांपल. सबसे पहला अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या एग्जांपल दिया हुआ है? अगर आप बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो, कैश या अक्रूवल क्या फॉलो करूँ, तो इसमें चूज करना इज अकाउंटिंग पॉलिसी. अगर आप मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट करते हो, कॉस्ट या रीवैल्यूएशन, इसमें चूज करना इज अकाउंटिंग पॉलिसी. अगर आपके पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आपने यूज किया फीफो या वेटेड एवरेज या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इसमें चूज करना इज अकाउंटिंग पॉलिसी. अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन, डेप्रीसिएशन में एसएलएम डब्ल्यूडीवी वो एस्टीमेट होता है, वो पॉलिसी नहीं है. ठीक है, उसके बाद पॉलिसी आपने ने करी डिफाइन. अब मैं कैसे सिलेक्ट करूं, कैसे अप्लाई करूं? तो उसके लिए पहले देखना क्या कोई इंडेक्स बात करता है क्या. अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स अवेलेबल है, फॉलो दैट इंडेक्स. अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके लिए कोई इंडेक्स बात नहीं करता, एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, तो उसके लिए क्या यूज करने का? जजमेंट अप्लाई करने का. ठीक है, अब जजमेंट अप्लाई करते समय या तो इंडेक्स होता तो इंडेक्स यूज कर लेते, वो नहीं है तो आपके इंडेक्स का फ्रेमवर्क देखो कुछ बात करता है क्या उस बारे में. वो भी बात नहीं करता है तो प्रोनाउंसमेंट्स वगैरह चेक कर लो. अगर वहां भी कुछ नहीं लिखा है तो आपके इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या प्रैक्टिस फॉलो होती है वो चेक कर लेना. ठीक है, उसके बाद एक बार जब सिलेक्ट करोगे तो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना. हाँ, कभी कभी कोई इंडेक्स आपको कैटेगरी वाइज अलाउ करने को करता है तो अपन वैसे अलाउ कर लेंगे, वैसे अप्लाई कर लेंगे. कभी कभी कोई इंडेक्स आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना बोलता है. चलो, जैसे पीपी में बोलता है सेम क्लास सेम मेथड, जैसे बिल्डिंग में आप अप्लाई करो रीवैल, फर्नीचर में लगाओ कॉस्ट, ऐसे बोला कैटेगरी वाइज चलेगा. तो ये इंडेक्स बोलता है कैटेगरी वाइज हमको भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद चेंजेस इन पॉलिसी, क्या हम पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं क्या? तो बोलता है हाँ कर सकते हो चेंज. कब? 2 केस में, या तो इंडेक्स ने बोला तब, या फिर वॉलंटरी चेंज, जिसको अपन बोलते हैं कि आपको लगता है कि चेंज करने से इट विल रिजल्ट इन मोर रेलेवेंट लायबल इन्फॉर्मेशन, तब आप चेंज कर सकते हो. अच्छा, 2 केस क्लैरिफाई किया कि इन 2 केस को आप चेंज इन पॉलिसी मत बोलना. कौन से 2 केस? सबसे पहला ट्रांजैक्शंस दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोस प्रीवियसली ऑकरिंग. इसका मतलब पहले आप 16 में थे तो 16 के प्रोविजन अप्लाई कर रहे थे, अब आपने उसको 40 में ट्रांसफर कर दिया उस असेट को, अब आप 40 के प्रोविजन अप्लाई करोगे तो क्या चेंज इन पॉलिसी है क्या? नहीं, है तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी है. क्यों? क्योंकि आप 40 में तो पहली बार आए हो ना अभी. उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिड नॉट ऑकर प्रीवियसली. सपोज आपने जिंदगी में पहली बार आईपी खरीदा, तो जो जिंदगी में पहली बार आईपी खरीदोगे तो पहली बार आईपी का प्रोविजन अप्लाई करोगे, तो इसको फर्स्ट टाइम अडॉप्शन बोला, इसको चेंज इन पॉलिसी नहीं बोलोगे. ठीक है, ध्यान रखना. उसके अलावा अप्लाइंग द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपने चेंज वगैरह कर दी पॉलिसी तो उसका इफेक्ट कैसे देंगे? तो वो बोलता है पहले ये देखो चेंज क्यों किया. अगर किसी इंडेक्स के कहने पे चेंज किया और इंडेक्स ने बताया, इंडेक्स ने दिया है स्पेसिफिक ट्रांजिशन प्रोविजन, इसका मतलब इंडेक्स ने चेंज का इफेक्ट देना सिखाया है, तो फॉलो द इंडेक्स. अगर चेंज किया इंडेक्स के कहने पे और इंडेक्स ने चेंज का इफेक्ट देना नहीं सिखाया तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा. और अगर आपने वॉलंटरी चेंज किया है तो भी आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा. अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे देंगे सर, इसके बारे में अपन ने बात की थी इधर. सुन लो, एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास इतने सारे प्रीवियस ईयर्स है, ठीक है, अब मेरे को देना है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे दूंगा? तो बोलता है सबसे पहले आपको करंट के कंपेरेटिव्स में चेंज करना पड़ेगा. आप करंट ईयर में नया वाला मेथड फॉलो कर लो, प्रीवियस ईयर में आप पुराना के बदले नए वाले मेथड के साथ अमाउंट निकाल लो. जब ये करोगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, तो सेकंड इफेक्ट आएगा आपके रिटर्न अर्निंग्स के अंदर. उसके अलावा प्रीवियस ईयर के पहले के जितने भी ईयर्स है उसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ध्यान रखना. ठीक है, चलो. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मेरे लिए इतने सारे प्रायर ईयर्स के इफेक्ट देना इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, बोलता है स्टैंडर्ड. कभी कभी क्या होता है, इम्प्रैक्टिकेबल होता है मेरे लिए. तो अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो उस केस में जब से प्रैक्टिकेबल है तब से दे देना इफेक्ट प्रीवियस ईयर्स में. ठीक है, उसके अलावा 2 बातें और की है कि अगर कोई इंडेक्स नया आने वाला था, आपने उसको अर्ली अडॉप्ट कर लिया तो उसको वॉलंटरी चेंज मत बोलना. उसके अलावा अगर आप प्रोनाउंसमेंट वगैरह फॉलो कर रहे थे, प्रोनाउंसमेंट में चेंज आया, आपने भी चेंज किया, तो उसको वॉलंटरी चेंज बोलेंगे, उसको चेंज रिक्वायर्ड बाय इंडेक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंडेक्स तो था ही नहीं उसके ऊपर. बराबर वॉलंटरी चेंज बोलेंगे और इसका इफेक्ट भी कैसे देना पड़ेगा? रेट्रोस्पेक्टिवली देना पड़ेगा. इस बात का आप ध्यान रखना. क्लियर विद दिस? यस सर. ये हो गया आपका अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में. उसके अलावा डिस्क्लोजर क्या करने का, अगर चेंज किया पॉलिसी तो नेचर, रीजन, इफेक्ट वगैरह बताना पड़ेगा. उसके अलावा अगर कहीं भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आपके लिए इम्प्रैक्टिकेबल था तो उसका रीजन बताना पड़ेगा आपको. उसके अलावा अगर कोई नया इंडेक्स आने वाला है,
अब तक ड्राफ्ट रेडी है, इशू नहीं हुआ है, मतलब जैसा होता है ना ड्राफ्ट रेडी है लेकिन बोला है कि अप्लाई होगा 3 साल के बाद से, आज से अप्लाई नहीं होगा, बट ऐसा आने वाला आपको पता है ये चीज। अगर कोई नया इंडेक्स आने वाला है फ्यूचर में जो इशू हो चुका है लेकिन इफेक्टिव होना बाकी है ना, अप्लाई होना बाकी है, तो उस केस में आपको ये फैक्ट बताना पड़ेगा और उस इंडेक्स के आने के वजह से आपके ऊपर पॉसिबल इंपैक्ट क्या रहेगा वो बताना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये हो गया आपका अकाउंटिंग पॉलिसी खत्म, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आपका जो अकाउंटिंग पॉलिसी था वो आपका खत्म हो जाता है। सबको समझ में आता है क्या इतना? यस सर। फिर आता है अपना अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। एस्टीमेट मतलब क्या होता है? जहां आपको अंदाजा लगाना पड़े, जजमेंट लगाना पड़े। नॉर्मली एस्टीमेट कहाँ लगते हैं? जहां मॉनेटरी अमाउंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी होती है वहां लगते हैं। एग्जाम्पल वारंटी वाले केस में, एनआरबी ढूंढते हैं इन्वेंट्री का उस केस में। उसके अलावा डेप्रिसिएशन ढूंढना भी एक एस्टीमेट ही होता है। क्या एस्टीमेट चेंज हो सकता है? द आंसर इज यस, 3 वजह से हो सकता है। नया इंफॉर्मेशन मिले तब, ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाए तब, या फिर नया डेवलपमेंट हो जाए तब। बट अगर चेंज हुआ तो इसका इफेक्ट कैसे देना है? चेंज इसका इफेक्ट हो गया प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मतलब पुराना कुछ भी मत चेंज करना, जिस दिन मालूम पड़ा उस दिन के बाद का सब चेंज होएगा। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन दिया है। सबसे पहला, क्या आपका जो एस्टीमेट का चेंज है वो प्रायर पीरियड का हो सकता है क्या? मतलब क्या एस्टीमेट का चेंज आपको प्रीवियस ईयर से देना है क्या? नहीं। चेंज इन एस्टीमेट कैन नॉट बी रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाता है, उसका सिर्फ करंट ईयर्स और फ्यूचर के ईयर्स में इफेक्ट आएगा। उसके अलावा चेंज इन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या रिवल फॉलो करो, ये जो चेंज इन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट है इसको मैं चेंज इन पॉलिसी बोलूँ या चेंज इन एस्टीमेट बोलूँ? तो अपन ने पॉलिसी एग्जाम्पल में देखा ही था कि इसको चेंज इन पॉलिसी बोलते हैं। उसके अलावा जब नहीं समझ आ रहा है कि पॉलिसी का चेंज है कि एस्टीमेट का चेंज है, तो मान लेना कि एस्टीमेट का चेंज होगा, और चेंज किया है तो नेचर, अमाउंट, इफेक्ट और उसका पॉसिबल इंपैक्ट बता देना। पॉसिबल इंपैक्ट नहीं मालूम कर सकते हो तो उसका रीजन वगैरह बता देना, ठीक है। उसके अलावा एरर, एरर कब होता है? ध्यान रखना, एरर तब होता है जब वो एरर प्रीवियस ईयर या उसके पहले का हो। करंट ईयर की गलती करंट ईयर में मिल जाए तो एरर नहीं होती है। एरर होना चाहिए तो प्रीवियस ईयर का, उसके पहले का। तो वो एरर होता क्या है? इट दीज आर ओमिशन एंड मिस स्टेटमेंट्स इन वन और मोर प्रायर पीरियड्स। क्यों अराइज होते हैं? अराइजिंग बिकॉज ऑफ फेलियर टू यूज और मिस यूज द इंफॉर्मेशन दैट वाज अवेलेबल एंड कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन। मतलब ये चाहते तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती बट आपने या तो यूज नहीं करी या आपने देखा ही नहीं उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ध्यान रखना। अभी टाइप्स ऑफ एरर्स दिया गया आपको। मैथमेटिकल मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स इन अप्लाइंग पॉलिसीज है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, या फिर ओमिशन है या फिर फ्रॉड है, बराबर। अगर ये सब हुआ तो एरर होता है। अब एरर का इफेक्ट कैसे देना है? एरर का भी इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव ही होता है, बट ये देखना एरर कब का है। अगर एरर प्रीवियस ईयर का है तो आप प्रीवियस ईयर में इसका इफेक्ट दे देना, ओपनिंग बैलेंस शीट देने का जरूरत नहीं है क्योंकि एरर था प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में चेंज किया, कहानी खत्म। अच्छा, अगर एरर प्रीवियस ईयर के पहले का है तो उस केस में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्लोजर, जब चेंज वगैरह करोगे तो नेचर, अमाउंट और उसका इफेक्ट बता देना। हाँ, अगर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इम्प्रैक्टिकेबल है तो बता देना फिर कब से आपने उसका इफेक्ट दिया हुआ है। मतलब कभी को होता है ना एरर कब का नहीं मालूम, तो किस साल में एरर जस्टिफाई आपने किया या रेक्टिफाई आपने किया बता देना फिर। उसके अलावा एक और चीज, जब भी आप प्रीवियस ईयर के फिगर चेंज करते हो ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर, तो एक वर्ड यूज करना रीस्टेटेड, ठीक है। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट था क्लासिफिकेशन एरर। देखो जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वो नॉर्मल एरर्स थे, अमाउंट में एरर हो गया, ये सारे एरर्स, गलती वगैरह हो गई, ये सब। अब होता है क्लासिफिकेशन एरर, जहां आपने रॉन्ग हेड में क्लासिफाई कर दिया है। अगर क्लासिफिकेशन एरर किसी पीएनएल के आइटम में हुआ है ना, प्रीवियस ईयर के पीएनएल के आइटम में हुआ है, तो कोई बात नहीं। जैसे एग्जांपल फाइनेंस कॉस्ट को आपने अदर एक्सपेंस में दिखा दिया तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर में रेक्टिफाई कर देना, ओपनिंग बैलेंस शीट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आता है एक एक्सेप्शन वाला पार्ट, वो बोलता है अगर क्लासिफिकेशन एरर हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, भले ही वो प्रीवियस ईयर का है, लेकिन अगर बैलेंस शीट में हुआ है क्लासिफिकेशन एरर तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन एरर किधर हुआ है? बैलेंस शीट में हुआ है। भले ये प्रीवियस ईयर का है फिर भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देना पड़ेगा। मतलब ऐसा मान लो सारे प्रीवियस ईयर के एरर्स में अपन ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाते एक्सेप्ट वन केस, जहां प्रीवियस ईयर का एरर क्लासिफिकेशन का है एंड बैलेंस शीट में एरर हुआ है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये आपके जितने भी कंसेप्ट्स है वो हो जाते हैं खत्म, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, जो सिंपल है, वो बता दूंगा क्या क्या उसके अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या था? आप पीपी से आईपी में आ रहे हो तो चेंज इन पॉलिसी बोलेंगे क्या? नहीं, अपन ने डिस्कस किया वो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी बोलेंगे। उसके बाद जो काम का क्वेश्चन था अगला आपके लिए, वो इलस्ट्रेशन नंबर 8, वो देखो वही बोला हुआ है कि मेरे बैलेंस शीट के अंदर मैंने किसी लाइबिलिटी को नॉन करंट दिखा दिया जबकि वो करंट में होना चाहिए था। तो जब ऐसा बैलेंस शीट में गलती हुआ है तो क्या ये एरर है? हाँ, गलती तो है। थर्ड बैलेंस शीट डू किया, क्लासिफिकेशन एरर है बैलेंस शीट में, थर्ड बैलेंस शीट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अच्छा एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी था, वो बोलता है पहले हम सेल करके फिटिंग भी करते थे तो रेवेन्यू फिटिंग के बाद बुक करते थे, अब मैं सिर्फ सेल करूंगा, फिटिंग मैं नहीं करूंगा, तो मैं रेवेन्यू सेल के बाद बुक कर लूंगा। अब ये जो आपने रेवेन्यू बुकिंग का चेंज किया है मेथड,
क्या इसको मैं चेंज इन पॉलिसी बोलूँ क्या? भाई नहीं, आपने जिस तरीके से बिजनेस करते थे वो भी तो चेंज किया है ना। पहले आप सेल करके फिट करते थे, अब आप सिर्फ सेल करते हो। तो अगर आपने ऐसे बिजनेस मॉडल चेंज होने पे रेवेन्यू बुकिंग चेंज किया तो ये तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन होगा, ये चेंज इन पॉलिसी नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो काम का क्वेश्चन था ये वाला 13 में क्या था, वो बोलता है कुछ एक्सपेंस को मैंने फाइनेंस कॉस्ट में दिखा दिया है, मतलब पीएनएल में क्लासिफिकेशन का एरर। तो एक गलती तो है क्योंकि प्रीवियस ईयर की है। क्या थर्ड बैलेंस शीट चाहिए क्या? पीएनएल में क्लासिफिकेशन का एरर होगा तो थर्ड बैलेंस शीट का जरूरत नहीं होता है आपको। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15 से देख लेना। उसके बाद अपना अच्छा क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 17। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, सुन लो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले आपको वो कहता है कि मेरा करंट ईयर 12-13 है, अब मेरे को फीफो से जाना है वेटेड एवरेज के अंदर, है ना। तो मेरे को ये सारे इफेक्ट देने हैं। अगर मैं नया वाला मेथड ही फॉलो करता तो ये सारे इफेक्ट आते। फिर आपको पुराने मेथड के हिसाब से 2 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे का आपको दिया हुआ है रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस। पूछता है चेंज इन पॉलिसी की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस पे इंपैक्ट और एसओसी के ऊपर इंपैक्ट। एसओसी मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्या इंपैक्ट रहेगा फटाफट से देख लेना मेरे साथ में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक रफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करो, प्रीवियस करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर के पहले का। कैसे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट? पहले बोलता है कि मेरा जीपी बढ़ना, मेरा क्लोजिंग बढ़ना चाहिए था 10 मिलियन से प्रीवियस ईयर के पहले, तो मेरा जीपी बढ़ता 10 मिलियन से पहले से। अब क्लोजिंग बढ़ता तो अगले साल का ओपनिंग भी बढ़ता, और इस साल की क्लोजिंग में इंक्रीमेंट कितना 15 मिलियन, तो वो मैंने इंपैक्ट दे दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर इस साल क्लोजिंग बढ़ता तो यहाँ का ओपनिंग भी बढ़ता, तो मैंने वो इंपैक्ट भी दे दिया क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। ठीक है, ये सब हो गया मेरा। अब मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, तो मेरा एक्सट्रैक्ट में क्या चेंज होगा? रेवेन्यू तो सेम रहेगा, सिर्फ सीओजीएस चेंज होगा। सुन लो कैसे निकालोगे। जो ओल्ड सीओजीएस है वो 164 है, प्रीवियस ईयर का सीओजीएस के लिए प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग देखो। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब वो आपसे कह रहा है कि मेरा ओपनिंग इज गोइंग टू चेंज, बराबर ओपनिंग मेरा 10 से ज्यादा होता तो ओपनिंग पॉजिटिव होता है सीओजीएस में, तो ऐड कर। क्लोजिंग नेगेटिव होता है, माइनस कर, वो क्लोजिंग बढ़ रहा तो माइनस कर, वैसा तो ऐसा सीओजीएस निकलेगा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, निकाल लेना। अकॉर्डिंगली आपने बनाया पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आएगा एसओसी के ऊपर। एसओसी में आपने बनाया रिटेन अर्निंग्स, बट ये रिटेन अर्निंग्स कब का दिया हुआ है? प्रीवियस ईयर के पहले का दिया हुआ है, बराबर। तो प्रीवियस ईयर के पहले वाले साल में भी तो एक चेंज था ना, जीपी 10 मिलियन का, या भूलोगे तो ये ले लेना पहले। ठीक है, फिर आपको मिला ओपनिंग बैलेंस, फिर इसमें प्रीवियस ईयर का नया वाला प्रॉफिट ऐड कर दो और करंट का नया वाला प्रॉफिट ऐड कर दो, आपको बन गई बैलेंस शीट, सॉरी आपका बन गया एसओसी, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? सीओजीएस निकालना वाज इंपॉर्टेंट नए मेथड के हिसाब से। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 18, एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है? इसमें गलती थी, एरर था। सेल्स तो किया, तो अपन जब भी इन्वेंट्री बेचते तो 2 एंट्री मारते, सीओजीएस टू इन्वेंट्री और बैंक टू सेल्स। सीओजीएस टू इन्वेंट्री वाली एंट्री मारना ही भूल गया अपन, बैंक टू सेल्स तो मार दी, बट ये सीओजीएस टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बाहर करना भूल गए। तो इससे लफड़ा क्या हो गया? आपके प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक रह गया इन्फ्लेटेड, तो कम करना पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कम होएगा, जीपी भी गिरेगा। अगर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग ज्यादा था तो करंट ईयर में ओपनिंग भी ज्यादा होगा, तो ओपनिंग भी गिराना पड़ेगा, जीपी, बट ओपनिंग गिरेगा, ओपनिंग एक्सपेंस साइड में दिखता है, तो ओपनिंग गिरेगा तो जीपी बढ़ेगा, ध्यान रखना। अब इसका इंपैक्ट कैसे लूंगा? करंट का डेटा स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, प्रीवियस का डेटा टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको ईपीएस निकालने के लिए शेयर्स का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब सॉल्व कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है, रेवेन्यू तो चेंज होने वाला है नहीं, अगेन जो चेंज होगा वो सीओजीएस चेंज होगा। कितना चेंज होगा? प्रीवियस ईयर में सीओजीएस था 53,500, अब प्रीवियस ईयर में आपका क्लोजिंग गिरना चाहिए। सीओजीएस के फॉर्मूला में क्लोजिंग नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव आइटम गिरने वाला है तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव ऐड कर देना। करंट ईयर में आपका ओपनिंग गिरना चाहिए था, तो करंट ईयर में सीओजीएस के फॉर्मूला में ओपनिंग पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव कुछ गिर रहा है तो लेस करना पड़ेगा आपको। तो अकॉर्डिंगली आपको सीओजीएस आएगा, पीबीटी निकालना, इनकम टैक्स निकालना, ईपीएस वगैरह निकाल देना। एसओसी का एक्सट्रैक्ट सेम, यहाँ कोई भी इफेक्ट प्रीवियस ईयर के पहले का नहीं आएगा, बिकॉज गलती से प्रीवियस ईयर की थी। तो यहाँ 2 कॉलम बनाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी वगैरह। ठीक है, इसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड कर दो, यहाँ भी प्रॉफिट जो भी करंट का ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा। आईसीए ने एक और एक्स्ट्रा वर्किंग दे रखी है, वो है प्रीवियस ईयर में जो अपने वाले फिगर्स है अपने सोल्यूशन में, वो फिगर्स और जो इन्होंने ओल्ड फिगर्स दिए प्रीवियस ईयर के, वो उसका कंपैरिजन दिया हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल जो इन्होंने सीओजीएस दिया हुआ प्रीवियस ईयर में वो था 53,500, जो अपने को सीओजीएस आया वो 60,000 था, तो उसका डिफरेंस निकाला हुआ है। सेम इनकम टैक्स में भी किया हुआ है कि जो इन्होंने इनकम टैक्स दिया वो दिया 6,000 था, अपने को जो इनकम टैक्स आया प्रीवियस ईयर में वो था 4050, उसका इंपैक्ट निकाला हुआ है, तो वो आप भी निकाल के दिखा देना। ठीक है, उसके अलावा एक आध 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, वो सिर्फ रिवाइज कर लेना। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 19, इसमें क्या था? इसमें बोलता है कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट मिला, ये सबसे पहले डिफेक्ट गलती है क्या? तो वो बोलता है कि ये डिफेक्ट तुम चाहकर भी पहले नहीं ढूंढ पाते, तो अगर तुम चाहकर भी नहीं ढूंढ पाते पहले तो गलती नहीं है, ये एस्टिमेट का चेंज है, ध्यान रखना। तो इसका इफेक्ट आप प्रायर ईयर्स में नहीं दोगे कुछ भी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोलता है कि रेवेन्यू घट रहा है, तो रेवेन्यू घटने की वजह से डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर लेते हैं, कोई नया मेथड यूज करते हैं, बराबर। तो क्या ऐसा परमिटेड है क्या? सबसे पहली बात, अगर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना है तो आपके असेट के यूजेज पैटर्न में चेंज होना चाहिए।
रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मत चेंज करना, ठीक है, पहली चीज। सेकंड, अगर इसका मेथड में चेंज किया डेप्रिसिएशन के मेथड में, तो उसका इफेक्ट कैसे जाएगा? तो उसका चेंज होता है चेंज इन एस्टीमेट, उसका पर्सपेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा सेफगार्ड्स की बात की है। अब सेफगार्ड में एक नया पार्ट था, क्या बोलता है, सपोज पहले आप डेप्रिशिएट कर रहे थे ओल्ड मेथड पे, तो इट वाज हायर, तो आपका कैरिंग अमाउंट कम आ रहा था। अब आप डेप्रिशिएट कर रहे हो न्यू मेथड पे, तो डेप्रिशिएशन लोअर है, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा आएगा। तो बोलता है जब आप नए मेथड में आओगे और कैरिंग अमाउंट ज्यादा ज्यादा हर साल दिख रहा है, तो उस केस में आपको इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ सकता है, बिकॉज अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इंपेयरमेंट हो सके, सिर्फ ट्रिगर होता है, तो टेस्ट कर लेना उस केस में बस। दिस कंप्लीट्स योर रिवीजन ऑफ इंड AS 8 इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर एज वेल। सो आई होप आपको मजा आ रहेगा। कंसेप्ट खत्म, क्वेश्चन खत्म, बट आपके एंड पे भी एक बार डेफिनेटली क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसी बात पे सेशन को करते रैप अप। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय, सी यू ऑल।